Very good morning, dear students. Beta, in last lecture we have done 4 properties of genetic code. 4 properties हम genetic code की कर चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था दे आर ट्रिपलेट इन नेचर, 3 होती हैं. फिर हमने यूनिवर्सलिटी के बारे में पढ़ा था. देन वी स्टडीड अबाउट नॉन एम्बिगुअस नेचर, दैट इज स्पेसिफिक. और लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस. फाइन. So there are some more properties of genetic code. In this lecture we will study about those properties. So fifth property of genetic code is comma-less or contiguous. That means they are comma-less. There is no punctuation between genetic code. Fine. Suppose if I am writing like A, G, G, C, U, G, A, C, G. This is the way we write genetic code. That means there is no punctuation, there is no comma in between, there is no full stop in between, there isn't any other type of mark in between these genetic code. Fine. We can't use comma, we can't use full stop in between these genetic code. Therefore they are comma-less. That means there is no punctuation mark in between adjacent codon. Suppose these are 3 codon. We can see 1, 2 and 3. Number of codons are 3. There is no gap or there is no punctuation in between these 3 codons. Fine. And they are followed by 1 by 1. First codon, then second, then third. So comma-less means बच्चों there is no punctuation in between these codons. Contiguous means there is no gap. Fine. They are present adjacent to each other. There is no gap in between these 3 codons. So comma-less or contiguous means there is no punctuation mark and there is no gap in between these codons. If one codon is missing, suppose this C, if I will delete this C, then there would be different codons. Why? C, अगर मैंने C को यहाँ से delete कर दिया तो अब क्या होगा? AGG is one codon. Then next is UGA. Fine. Second codon is here UGA. Earlier it was CUG. जो पहले सेकेंड कोडोन थी वो क्या थी? CUG. अगर मैं C को डिलीट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाता है बच्चों? UGA. ठीक है. तो ये क्या हो गया? अलग से ही रीड की जा रही है. तो कोमालेस और कंटीजियस का मतलब समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट आता है बच्चों डीजनरेसी. डीजनरेसी का क्या मतलब है? वी ऑल नो दैट देयर आर 64 कोडोन्स. हमें पता है कि भाई 64 कोडोन्स होती हैं और 64 कोडोन्स कितने अमीनो एसिड्स को कोड कर रही है? 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है. तो जाहिर सी बात है जब इतनी सारी कोडोन्स हैं और इतने कम अमीनो एसिड है तो एक अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड हो रहा होगा. भाई इसमें 64 कोडोन्स है और 20 ही अमीनो एसिड बनाने हैं तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा कोडोन जो है वो एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोड कर रही होगी. ठीक है. दैट मीन्स सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. ठीक है. सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. तो ये क्या कहलाता है? डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. किसने बताया था इसके बारे में? बॉर्नफील्ड एंड निरनबर्ग ने. ठीक है. समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन सिर्फ इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हो गया, मिथियोनिन हो गया. ये अमीनो एसिड्स हैं बच्चों जो प्रोटीन बनाते हैं. ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन ये 2 ऐसे अमीनो एसिड है जो सिर्फ एक ही सिंगल कोडोन से ही कोड करेंगे. दैट मीन्स दीज 2 अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. यहाँ तो हम यूँ कह रहे हैं ना कि एक सिंगल अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड हो रहा है, लेकिन ये क्या इसका एक्सेप्शन है कि भाई ट्रिप्टोफैन के लिए सिर्फ एक ही कोडोन है और वो है UGG. मिथियोनिन के लिए सिर्फ एक ही कोडोन है वो है AUG. ठीक है. बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं इन दोनों के अलावा दे कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. ठीक है. आपको याद होगा हमने एक स्पेसिफिक और नॉन एम्बिगुअस नेचर पढ़ा था. नॉन एम्बिगुअस नेचर ऑफ कोडोन, जिसमें एक कोडोन सिर्फ एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोड कर रही है. तो आप उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों. देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको. सपोज कीजिए कि हमें जाना है दिल्ली. ठीक है. हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? दिल्ली. ठीक है.
जब हमें दिल्ली जाना है तो उसके लिए 2 रोड्स आ रही है, 2 रूट है, ठीक है भाई, 2 रूट, हम 2 रास्तों के थ्रू, 2 रूट्स के थ्रू हम जा सकते हैं दिल्ली, ठीक है, 1 एंड रूट 2, फाइन। अब देखो जो 1 रूट है वो भी दिल्ली जा रहा है, 2 जो है वो भी दिल्ली जा रहा है, तो मैं कह सकती हूँ भाई दिल्ली जाने के 2 रास्ते हो गए, ठीक है, लेकिन 1 जो है वो स्पेसिफिक है कि वो दिल्ली ही ले जाएगा, 2 जो है वो भी स्पेसिफिक है कि वो दिल्ली ही ले जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई अमीनो एसिड है और ये इसकी 2 कोडोन हो गई, ठीक है, कोडोन 1 एंड कोडोन 2, ठीक है। दैट मीन्स 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। ये तो क्या प्रॉपर्टी हो गई उसकी, डीजनरेसी। अब हम बात करते हैं उसके नॉन एम्बिगुअस और स्पेसिफिक की। दैट मीन्स कोडोन 1 विल कोड ओनली दिस अमीनो एसिड, कि भाई रास्ता जो पहला का रास्ता रूट है वो सिर्फ दिल्ली ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा, रूट 2 जो है वो दिल्ली ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली है उसके 2 रास्ते हो गए। दैट मीन्स दिस अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय कोडोन 1 एंड कोडोन 2, बट कोडोन 1 will always code for this amino acid only and codon 2 will always code for this amino acid only। अब समझ में आ गया। तो अगर मैं कहती हूँ कि 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, तो वो क्या कहलाएगा, डीजनरेसी। बट 1 कोडोन विल ऑलवेज कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, वो उसकी क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी बच्चों, नॉन एम्बिगुअस और स्पेसिफिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए तो जो और अमीनो एसिड्स होते हैं इन दोनों के अलावा, दे कैन बी कोडेड बाय 2 to 6 कोडोन। अभी मैंने 2 ही बताया, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 6 तक भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है आपका, देखिए ल्यूसीन, सीरीन, आर्जिनिन, ये भी क्या है बच्चों, अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो जो ल्यूसीन है इट कैन बी कोडेड बाय CUU, CUC, CUA, CUG, UUA एंड UUG, ठीक है। तो ये ल्यूसीन जो है इन इतनी सारी कोडोन्स के थ्रू कोड हो सकता है, लेकिन ये एक सिंगल कोडोन अगर मैं ले लूँ CUU, इट विल ऑलवेज कोड फॉर ल्यूसीन ओनली, CUC इट विल ऑलवेज कोड फॉर ल्यूसीन ओनली, ठीक है। उसके अलावा सीरीन, इसी तरह से सीरीन की भी देखिए 6 दे रखी हैं आपको। इसी तरह से आर्जिनिन भी है, इट कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं डीजनरेसी की। डी क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई डीजनरेसी। दैट मीन्स 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, ये इसकी क्या है, डीजनरेसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो डीजनरेसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो जनरली आपके 3rd पोजीशन से रिलेटेड है। 3rd पोजीशन मतलब इस कोडोन में हम देख रहे हैं 3rd पोजीशन कौन सी है, U। इस कोडोन में मैं देख रही हूँ 3rd पोजीशन कौन सी है, C। देखिए सीरीन को हम देखते हैं, सीरीन में आप देख रहे हैं UCU, UCC। तो जो 3rd पोजीशन है उससे रिलेटेड होता है हमारा डीजनरेसी, ठीक है। तो जो 3rd बेस होता है ना इसमें, 3rd जो नाइट्रोजनस बेस है वो देख रहे हैं आप, वही अलग है। देखो UCU, UCC और UCA, सिर्फ 3rd वाला जो है मैंने वही चेंज किया है, ठीक है। तो ये जो 3rd नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ है हमारा, वो क्या कहलाता है, वोबली बेस। तो 3rd बेस को हम क्या कह देते हैं, वोबली बेस। अगर मैं एक कोडोन की बात कर रही हूँ, मैंने UCC ले लिया, तो इसका जो 3rd कोडोन है बच्चों वो क्या कहलाएगा, वोबली बेस, क्योंकि वही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे चेन टर्मिनेशन और चेन इनिशिएशन का क्या मतलब है। देखिए जब बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जब प्रोटीन चेन बनती है, तो सबसे पहला जो कोडोन है जो कि अमीनो एसिड को बना रहा है, तो 2 इनिशिएशन कोडोन होते हैं, जो स्टार्टिंग कोडोन होते हैं वो 2 हैं हमारे, AUG एंड GUG, ठीक है। AUG और GUG, ये आपको याद रखना है, ये नीट 2015 में आया हुआ है। विच वन ऑफ दीज इज एन इनिशिएशन कोडोन और स्टार्टिंग कोडोन, स्टार्ट कोडोन भी बोल देते हैं इसको, इनिशिएशन कोडोन भी बोल देते हैं। तो आप याद रखेंगे इनिशिएशन कोडोन कौन सी हैं, 2 हैं, AUG और GUG। AUG जो होता है बच्चों जनरली इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में ये मिथ्योनिन बनाता है और प्रोकैरियोट्स में ये एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, फॉर्माइल ग्रुप जुड़ जाएगा मिथ्योनिन से। मिथ्योनिन भी क्या है, हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के केस में ये मिथ्योनिन बना रहा है और प्रोकैरियोट्स में क्या बना देगा, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है।
अच्छा, AUG जो है आपको याद होगा कि हमने स्पेसिफिक पढ़ा था, तो मैंने बताया था AUG बच्चों हमेशा मिथ्योनिन को कोड करेगा। और अभी हमने 2 एक्सेप्शन पढ़े थे, आपको याद होंगे डीजनरेसी में, कि जो मिथ्योनिन है इट ऑलवेज कोडेड बाय AUG ओनली। ठीक है, आपको याद होगा मैंने 2 बताए थे आपको, ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन। मिथ्योनिन हमेशा बच्चों AUG से ही कोड होगा, कोई दूसरा कोडोन इसको कोड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग कोडोन है AUG और GUG, ये क्या कोड कर रहे हैं बच्चों? AUG किसको कोड कर रहा है? मिथ्योनिन को। और जो हमारा AUG प्रोकैरियोट्स में वो किसको कोड करता है? एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। ठीक है, अच्छा, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, GUG को भी इनिशिएशन कोडोन माना गया है। ठीक है, नॉर्मली GUG किसको कोड करता है बच्चों? वैलीन अमीनो एसिड को। ठीक है, नॉर्मली GUG किसको कोड करता है? वैलीन को। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब भाई प्रोटीन सिंथेसिस में अगर ये सबसे पहला कोडोन आ जाता है, हमारा इनिशिएशन कोडोन आ जाता है, AUG के अलावा GUG आ जाता है, तो ये वैलीन को कोड ना करके किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन अमीनो एसिड को। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया किसका? स्पेसिफिक और नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी का। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि एक सिंगल जो ये कोडोन है, भाई हमने स्पेसिफिक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो एक कोडोन है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि GUG जो है वो 2 तरह के अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, वैलीन को भी और मिथ्योनिन को भी। ठीक है, वैलीन को कोड करेगा GUG नॉर्मल केसेस में, बट इफ इट इज प्रेजेंट एज इनिशिएशन कोडोन, अगर ये स्टार्टिंग कोडोन की फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टार्टिंग कोडोन होता है जो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर ये GUG स्टार्टिंग कोडोन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये मिथ्योनिन को कोड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है इनिशिएशन कोडोन क्या होती है? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन मतलब बच्चों स्टॉप, जो खत्म कर रहा है, स्टॉप कर रहा है कोडोन को, जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है उसको जो स्टॉप करेगा। तो नॉर्मली जो 64 कोडोन है बच्चों, उसमें से 3 कोडोन होती है जो कि टर्मिनेशन कोडोन कहलाती है, जो किसी तरह के कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करती, इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं? टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन भी बोल देते हैं उनको। ठीक है, तो जो UAA, UAG और UGA है, ये तीनों की तीनों क्या कहलाती है बच्चों? नॉनसेंस कोडोन और स्टॉप कोडोन। क्योंकि नॉनसेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी तरह के कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रही, इसकी सेंस नहीं निकल रही, तो ये नॉनसेंस कहलाती है। ठीक है, और ये नीट 2008 का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉनसेंस कोडोन। फिर आपके ये पेयर्स दे रखे हैं तो आप याद रखेंगे UAA, UAG, UGA। ठीक है, UAA, UAG, UGA, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टॉप कोडोन आपको पता होने चाहिए और आपको इनिशिएशन कोडोन पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या था? अभी मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया था कि जो लास्ट जो होता है हमारा थर्ड नाइट्रोजन बेस होता है वो वॉबली बेस कहलाता है, क्योंकि वही चेंज हो रहा है। अगर एक अमीनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड हो रहा है तो उसका जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है वही चेंज हो रहा है। ठीक है, ये किसने बताया था बच्चों? वोबल हाइपोथेसिस क्रिक ने दिया था ये। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि एक एंटीकोडोन, अच्छा एंटीकोडोन और कोडोन हमने tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब बताया था मैंने आपको। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए ये tRNA है, ये हमारा mRNA है बच्चों, ये क्या है हमारा? mRNA। ठीक है, tRNA जो है वो mRNA से बाइंड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये हम पढ़ेंगे अभी ट्रांसलेशन में आगे। तो जो एंटीकोडोन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपको याद होगा ये एंटीकोडोन लूप बताई थी मैंने, ये वाली। ठीक है, तो ये जो एंटीकोडोन लूप है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो कोडोन प्रेजेंट है वो क्या है? एंटीकोडोन है। और वो किसकी एंटी है? mRNA के ऊपर जो कोडोन प्रेजेंट है उसकी अपोजिट, उसके अगेंस्ट ये कोडोन होती है, इसलिए इसको हम एंटीकोडोन कह देते हैं। देखिए कैसे, AGA ये क्या है? कोडोन हो गई किसकी? mRNA की। तो A के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? U, क्योंकि ये RNA है, इसमें T नहीं आ सकता तो U ही आएगा, यूरेसिल। G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? साइटोसिन। A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है हमारा? U। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाली जो है हमारी, ये चेंज हो सकती है बच्चों। A की जगह अगर G आ गया तो भी ये सीरीन को ही कोड करेंगी। ठीक है, तो ये वॉबली हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि एक जो एंटी कोडोन है वो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करती है कोडोन को। नॉर्मली एन एंटी कोडोन रिकॉग्नाइज आ कोडोन। ठीक है, बट समटाइम एन एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया
कि ये जो एंटीकोडोन है UCU ये रिकॉग्नाइज कर रही है AGA को, जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, बट इट कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज AGG, क्योंकि थर्ड वाला जो नाइट्रोजनस बेस है हमारा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहीं UCU जो है वो AGA को तो रिकॉग्नाइज कर ही रही थी, अब वो AGG को भी रिकॉग्नाइज कर रही है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात ये। तो हम कह सकते हैं कि भाई एंटीकोडोन AAG कैन रिकॉग्नाइज टू कोडोन UUU एंड UUC, बोथ स्ट्रैंड्स फॉर फिनाइलएलानिन। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जो मैंने बताया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि भाई AAG इसका कॉम्प्लीमेंट्री हिसाब से क्या है, क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, UUC, यही है ना। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, लेकिन ये इसको रिकॉग्नाइज कर सकती है क्योंकि इसमें सिर्फ थर्ड नाइट्रोजनस बेस चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, C की जगह U आ गया। अगर ये इसको भी रिकॉग्नाइज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के दोनों किसको बना रहे हैं, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को। ठीक है, क्योंकि फिनाइल एलानिन कैन बी कोडेड बाय बोथ कोडोन्स। समझ में आ रहा है आपको। तो थर्ड वाला नाइट्रोजनस बेस इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है, ये चेंज हो सकता है, ये कहलाती है वोबली हाइपोथेसिस। समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है बच्चों, सेंट्रल डोगमा भी किसने दिया था, क्रिक ने। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ थोड़ा इसके बारे में, हम फिर ले लेते हैं एक बार। नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो उसमें सिंपल सीक्वेंस में इस तरह से दे रखा था कि भाई DNA से बनता है RNA से प्रोटीन बन रहा है। सेकंड ऑप्शन था कि RNA से आपका बनता है DNA से बनता है प्रोटीन। तो इन ऐसे ही 3-4 सीक्वेंस दे रखे हैं, इसमें पूछ रखा था कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा बच्चों, A। ठीक है, DNA से RNA से प्रोटीन। तो DNA से RNA का बनना, RNA से प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाता है हमारा सेंट्रल डोगमा। ठीक है, अच्छा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स का मतलब होता है बच्चों अपोजिट, उल्टा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब उल्टा हो जाना। ठीक है, दैट मीन्स DNA से RNA बन रहा है, अगर RNA से DNA बन जाए तो वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किसने बताया था बच्चों, टैमिन और बाल्टीमोर ने। ठीक है, और किसमें, राउस सार्कोमा वायरसेस। जनरली जो वायरसेस होते हैं बच्चों दे हैव RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको हम RNA जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस के केस में। तो जो रेट्रोवायरस है हमारा जो सार्कोमा वायरस है, उसमें क्या था कि जो RNA है वो RNA क्या बना रहा था, डबल स्ट्रैंडेड DNA बना रहा था। किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। अब जो DNA इससे बना, दैट मीन्स DNA से जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से जो इसने DNA बनाया था, डबल स्ट्रैंडेड DNA जो ये बनाता है, ये DNA क्या कहलाता है बच्चों, cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर ये DNA क्या करता है, ये मूव कर जाता है किसमें, होस्ट के जीनोम में। तो अब ये होस्ट के जीनोम में जब मूव कर जाता है, ये DNA कहाँ चला जाएगा, होस्ट के जीनोम में चला जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, रिट्रोपोजोन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जो ये वायरस है ये रेप्लिकेट करता है। तो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं जो RNA से DNA बनाते हैं, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उल्टा हो गया ना ट्रांसक्रिप्शन का। भाई नॉर्मली क्या हो रहा था, DNA से RNA बन रहा था, यहाँ RNA से DNA बन रहा है, तो ये कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह के वायरसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिट्रोवायरसेस। और एंजाइम जो हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस में वो क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक ये सेंट्रल डोगमा का बना दिया, ये मॉडर्न सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ठीक है, मॉडर्न सेंट्रल डोगमा क्यों कह रहे हैं बच्चों इसको, क्योंकि सेंट्रल डोगमा में क्या था, DNA से RNA से प्रोटीन। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि अगर DNA से RNA बन रहा है, RNA से प्रोटीन, इफ RNA से क्या बन जाएगा, DNA वापस, तो क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और रेप्लिकेशन आपको पता ही है, DNA से फिर से DNA बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों इन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। फाइन, आप अपने काम कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे इसको लर्न भी कीजिए बच्चों। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको थोरोली पढ़ना है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछ लीजिए फ़ोन करके, ठीक है। कल संडे है, अपना टास्क कंप्लीट कीजिए, जितना भी पेंडिंग वर्क है अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। PDF फाइल मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ वीडियो के साथ। थैंक यू चिल्ड्रन।